इन द कंटिन्यूशन ऑफ बुक रीडिंग वी विल स्टार्ट टुडे। जो टॉपिक अब है वो रिमेनिंग उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो बचा हुआ है टॉपिक जया। जया है कि आप देखोगे जया द फर्स्ट इंडियन वैरायटी है जो राइस की, और इसको जो इवॉल्व किया डेवलप किया वो डॉक्टर शास्त्री। तो एसोसिएटेड साइंटिस्ट जो हैं वो हैं डॉक्टर शास्त्री। अगर अब हम थोड़ी बहुत इसके बारे में डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि ये जया क्या है, फर्स्ट वैरायटी है जो कि डेवलप की गई आफ्टर इनिशिएशन ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद ये पहली वैरायटी थी जिसको हमने डेवलप किया जया। उसके बाद ये है क्या, ये क्रॉस है किसके किसके बीच में, दो इंडिका वैरायटी का। और वो इंडिका वैरायटी कौन है, पहला ये टैचोंग नेटिंगवन इसको बोलते हैं। और उसके बाद द टाल लोकल जो फोटोसेंसिटिव वैरायटी थी T141 जो उड़ीसा की थी उसके साथ इसको क्रॉस किया गया। तो ये अपनी जया जो है इवॉल्व हुई। और ये क्या है, एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी है विथ ए प्लांट हाइट ऑफ अबाउट 100 टू 115 सेंटीमीटर। उसके बाद जो रिमेनिंग अदर टॉपिक है जैसे लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था, जेवी लिविंग इन 1840 में। तो लॉ ऑफ मिनिमम है क्या, अगर इसको हम देखें तो आप देखोगे लॉ ऑफ मिनिमम ऑफन सिंपली कॉल लिविंग लॉ आर द लॉ ऑफ मिनिमम। इसको लिविंग लॉ भी बोलते हैं और लॉ ऑफ मिनिमम भी बोलते हैं। ये क्या है, इज ए प्रिंसिपल डेवलप्ड इन एग्रीकल्चरल साइंस बाय चार्ल्स स्प्रेंगल। 1840 में चार्ल्स स्प्रेंगल ने इसको डेवलप किया एंड लेटर पॉपुलराइज्ड बाय जस्टिस वॉन लिविंग। तो इन्हीं के बेस पे इसको लिविंग लॉ भी बोलते हैं एंड लॉ ऑफ मिनिमम भी बोलते हैं। और है क्या, इट स्टेट दैट ग्रोथ इज डिक्टेटेड नॉट बाय द टोटल रिसोर्स अवेलेबल बट बाय द स्केर्स रिसोर्स लिमिटिंग फैक्टर। इन्होंने बोला कि जो ग्रोथ है वो डिक्टेट किया जाता है नॉट बाय द ऑल द रिसोर्सेज बट कि जबकि उस रिसोर्स के द्वारा, उस लिमिटिंग फैक्टर के द्वारा जो कि स्केर्स होता है। ठीक है, जिसकी सबसे कमी होगी उसके द्वारा जो हमारा ग्रोथ है वो डिक्टेट होता है। द लॉ हैज आल्सो बीन अप्लाइड टू बायोलॉजिकल पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम मॉडल फॉर फैक्टर्स सच एज सनलाइट और मिनरल न्यूट्रिएंट। तो ये लॉ जो है अप्लाइड होता है आपका बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस में और इकोसिस्टम मॉडल में फॉर फैक्टर्स सच एज सनलाइट के लिए और मिनरल न्यूट्रिएंट के लिए। इन्होंने इसको एक और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। ये आप देख रहे होगे बैरल है, ठीक है। इस बैरल में जो कैपेसिटी है पानी की को रोकने की, वो मान लीजिए आपकी यील्डिंग एबिलिटी या ग्रोथ ऑप्टिमम ग्रोथ एबिलिटी है। तो इन्होंने क्या किया, लिविंग यूज द इमेज ऑफ ए बैरल with unequal steps to explain how plant growth is limited by the element in the shortest supply, just as the level of the water in the barrel is limited by the shortest step। इन्होंने बोला जिस तरह से आप देखोगे इस बैरल में कितना पानी रहेगा, how much of the water will retain in this barrel is determined by the जो सबसे शॉर्टेस्ट आपका स्टेप्स है, मीन्स जो यहाँ पर होल होगा उस पे डिपेंड करेगा, ना कि जो होल यहाँ है यहाँ है यहाँ है। तो इसी तरह से इन्होंने बोला कि जो ग्रोथ है और ऑफ प्लांट है वो डिटरमाइंड होगा किससे, जो सबसे कम होगा। उसके बाद लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वो किसने, ब्लैकमैन ने 1905 में किया। और है क्या ये, अगर हम इसको देखें लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, तो 1905 में ब्लैकमैन इन्होंने दिया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर व्हेन द सेवरल फैक्टर अफेक्ट एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। याद रखिएगा यहाँ बायोकेमिकल प्रोसेस की बात करता है, वहाँ ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो ये लॉ डेवलप किया ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, उन्होंने बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए when the biochemical process is affected by the several factor then this law come into effect, तब ये लॉ इफेक्ट में आता है। और क्या है, this state that if a chemical process is affected by more than one factor then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value। लगभग में उसी तरह का कहता हुआ है जैसे लिविंग लॉ ने बोला था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बायोकेमिकल प्रोसेस को फोकस किया है। जब इसकी बात करेंगे तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गवर्न होता है। अगर सपोज कई फैक्टर से हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस गवर्न है तो जो सबसे मिनिमल होगा वो इसके बायोकेमिकल जो प्रोसेस है इसके रेट को डिसाइड करेगा। किस रेट से बायोकेमिकल प्रोसेस होगा वो डिसाइड होगा किससे, जो कि जिसकी नियरेस्ट इट्स मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये है क्या, ब्लैकमैन्स लॉ
ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। उसके बाद है इनवर्स इल नाइट्रोजन ला, ये जो गलत लिखा है इंक्रीज नहीं होगा, ये होता है इनवर्स इल नाइट्रोजन ला। इसको जो दिया था विल्कॉक्स ने दिया था 1929 में। अब इनवर्स इल नाइट्रोजन ला है क्या, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनवर्स इल नाइट्रोजन ला बोलता क्या है, विल्कॉक्स ने 1929 में दिया, प्रपोज किया इसको। इनवर्स इल नाइट्रोजन ला विच स्टेट दैट द पावर ऑफ ग्रोथ और यील्डिंग एबिलिटी ऑफ एनी क्रॉप प्लांट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीन नाइट्रोजन कंटेंट इन ड्राई मैटर। मीन्स किसी की यील्डिंग एबिलिटी जो है वो उसके कितना, उसके मीन नाइट्रोजन कंटेंट पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सपोज कोई आपका ग्रेन है मान लीजिए ग्रेन है, इसमें 10% है नाइट्रोजन, और एक ऐसा है जिसमें आपका 5% है नाइट्रोजन, ठीक। तो जो यील्ड होगा वो किसका ज़्यादा होगा, जिसमें कम है, और जिसमें नाइट्रोजन परसेंटेज ज़्यादा है उसका यील्ड क्या होगा, कम होगा। आपको एग्जांपल के तौर पे दे दूं, जैसे जो भी पल्सेज होते हैं उनमें प्रोटीन क्या होता है, ज़्यादा होता है, उनका यील्ड कितना का क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर जैसे हम बात करें राइस है, आपका गुड एग्जांपल पोटैटो है, इनमें क्या है, नाइट्रोजन कम होता है, नाइट्रोजन परसेंटेज कम होता है, लेकिन इनका यील्ड आप देखोगे ज़्यादा होता है। तो इस रिलेशनशिप को, इस लॉ को क्या बोलते हैं, इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ बोलते हैं, और इसको जो दिया था विल्कॉक्स ने दिया था। सेम चीज आप देखो, ये कह रहा है ए क्रॉप प्लांट विथ हाई मीन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई मैटर हैज लेस ड्राई मैटर प्रोडक्शन पोटेंशियल देन ए क्रॉप प्लांट विथ लो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो सेम जो चीज मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज यहाँ पर ये भी बता रहा है। तो उसके बाद जो है लीफ एरिया इंडेक्स, तो लीफ एरिया इंडेक्स आपको बता दूं जो दिए थे उन्होंने वाटसन ने 1947 में दिया था। लीफ एरिया इंडेक्स इज सिंपली एक क्या है, एक रेशियो है आपका लीफ एरिया का डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। कोई प्लांट है, मान लीजिए ये प्लांट है, अब इसकी लीफ एरिया कितनी होगी और ये कितनी ग्राउंड एरिया इसको चाहिए, ज्योमेट्री कितनी ग्राउंड एरिया है, इसी का सिंपली क्या है लीफ एरिया का, और इसके इस ग्राउंड एरिया का जो रेशियो आता है उसको क्या बोलते हैं, लीफ एरिया इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये यूनिट लेस होता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कंसेप्ट की बात कर रहा है, जिसको दिया था ब्रेज और एच ने। उसके बाद ए वैल्यू कंसेप्ट किसने दिया था, वो है आपका डीन एंड फ्रिड ने जिस जो कि फास्फोरस के लिए उन्होंने दिया था। ए वैल्यू कंसेप्ट है क्या, जैसे ए वैल्यू कंसेप्ट क्या बोलता है, ये तो पहले बता चुका हूँ कि फ्रिड एंड डेन ने इसको दिया, और ये है क्या, when the plant is confronted with the two source of a given nutrient, सोर्स दो है और न्यूट्रिएंट कोई, ये गिवन न्यूट्रिएंट एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए, ये पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए टू सोर्स हैं, ठीक है, ए और बी। द प्लांट विल एब्जॉर्ब फ्रॉम ईच ऑफ दीज इन प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव अमाउंट अवेलेबल। तो कोई अगर प्लांट है मान लीजिए ये, ठीक है, और ए और बी है, इनमें जिन प्रोपोर्शन में आपका अवेलेबल होगा वो न्यूट्रिएंट इन दोनों में, दो सोर्सों में, उसी प्रोपोर्शन में प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जिसमें ज़्यादा होगा, जिस प्रोपोर्शन में मान लीजिए ए में ज़्यादा है अवेलेबल है वो न्यूट्रिएंट, तो ए से ज़्यादा लेगा उसी प्रोपोर्शन में, और बी में जिस प्रोपोर्शन में है मान लीजिए तो बी में उसी प्रोपोर्शन से ही एब्जॉर्ब करेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल कैसे आप डिटरमाइन करोगे, आपको बता दूं, द अमाउंट ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन सॉइल टू बी डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर स्टैंडर्ड। जो आपके सॉइल में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करती है, डिटरमाइन कैसे होगी, फर्टिलाइजर स्टैंडर्ड, फर्टिलाइजर का स्टैंडर्ड क्या है। जैसे मैंने बताया कि जो टू सोर्स है, एक सॉइल भी सोर्स है, एक सोर्स क्या है आपका सॉइल है, और बी सोर्स क्या है आपका फर्टिलाइजर है। तो इसके स्टैंडर्ड पे, अगर इसमें जिस स्टैंडर्ड का ये फर्टिलाइजर है, जैसे प्रोपोर्शन का, ये डिटरमाइन करेगा कि क्या आपके सॉइल में
अवेलेबल न्यूट्रिएंट है, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, ए वैल्यू। उसके बाद जो है वो क्या है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है, तो बता दूं हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो दिया था टर्म को उसको है डोनाल्ड, जो साइंटिस्ट रिलेटेड है। और हार्वेस्ट इंडेक्स आप सिंपली क्या है, एक तरह से आपका इकोनॉमिकल यील्ड, इकोनॉमिकल यील्ड डिवाइड बाय बायोलॉजिकल। तो इसका जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स बोलते हैं। और इकोनॉमिकल यील्ड क्या है आपका, ग्रेन हो गया। और बायोलॉजिकल यील्ड में क्या हो गया, ग्रेन प्लस स्ट्रा, ठीक है। तो जो इकोनॉमिकल और बायोलॉजिकल यील्ड का रेशियो होता है उसको जो इंडेक्स उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स बोलते हैं। उसके बाद फोटो पीरियडिज्म कंसेप्ट क्या है आपको बता दें, गार्डिनर एंड एलार्ड ने 1920 में दिया। और फोटो पीरियडिज्म है क्या, फोटो इसमें दो वर्ड है देख रहे हो गया, फोटो एंड पीरियडिज्म। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, लाइट का क्या इफेक्ट है किस पे, प्लांट के ग्रोथ पे, तो उसको क्या बोल देंगे, फोटो पीरियडिज्म। मीन्स लाइट का इफेक्ट जब प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे होगा तो उसको क्या बोलते हैं आपको, फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये शॉर्ट डे प्लांट, ये है लॉन्ग डे प्लांट। तो ये एक क्रिटिकल डे लेंथ होता है, एक पार्टिकुलर डे लेंथ मीन्स डे आवर्स सनशाइन रिक्वायर्ड होती है, उसको क्रिटिकल डे लेंथ बोलते हैं। जैसे आपका नियर अबाउट 12.5 आवर्स जो है वो है क्रिटिकल डे लेंथ। अगर उससे किसी कम आवर्स में किसी की फ्लावरिंग हो जाती है प्लांट की तो उसको क्या बोलते हैं, स्टार डे प्लांट। और इस क्रिटिकल डे लेंथ से अगर ज़्यादा आवर्स की रिक्वायर्ड होती है फॉर फ्लावरिंग के लिए किसी प्लांट को तो उसको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। तो ये जो फिनोमिना क्या है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं आप, फोटो पीरियडिज्म। मीन्स लाइट का इफेक्ट हो रहा है फ्लावरिंग पे, तो इसको क्या बोलेंगे, फोटो पीरियडिज्म। उसके बाद यहाँ पर थर्मो पीरियडिज्म की बात किया है जिसको दिया था एफ वेंट ने। और फोटो पीरियडिज्म अब यहाँ बात कर लिया हमने यहाँ पे। अब थर्मो पीरियडिज्म, थर्मो सेम चीज है, जैसे थर्मो यहाँ पर दे दिया, थर्मो, थर्मो का मीन्स यहाँ टेम्परेचर से मतलब है। डे एंड नाइट के टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट के ग्रोथ डेवलपमेंट पे, तो उसको क्या बोलेंगे आप, थर्मो पीरियडिज्म बोलते हैं। जैसे हम देखें थर्मोप्लेटिज्म है क्या, ए फिनोमिना इन विच ग्रोथ और डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय अल्टरनेटिंग डे एंड नाइट टेम्परेचर। अगर डे एंड नाइट टेम्परेचर की अल्टरनेट करने से कोई परिवर्तन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई चेंजेज हो रहा है तो उसको उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, थर्मो पीरियडिज्म बोलते हैं। अब इफेक्ट ऑफ थर्मो पीरियडिज्म किस तरह का ऑन प्लांट एंड एनिमल कैसे कैसे हो सकता है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो सकता है, हाई टेम्परेचर फेवर द ट्यूबर प्रोडक्शन, या ट्यूबर प्रोडक्शन बढ़ जाए तो ये क्या है, एक तरह से थर्मो पीरियडिज्म का एक इफेक्ट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर बढ़ जाती है घट जाती है जो भी होता है तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ थर्मो पीरियडिज्म। मॉर्फोलॉजी में कोई चेंजेज आती हैं, फोटोसिंथेसिस में कोई इंक्रीज या डिक्रीज होता है, सीड जर्मिनेशन अगर बढ़ जाता है, जैसे देखे होंगे कि आप सीड को जब हम सोइंग करते हैं तो उस टाइम पे टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह को रख के यहाँ पे। तो ये क्या है, एक इफेक्ट है किसका, थर्मो पीरियडिज्म का। फ्लावरिंग एक्सीलरेट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है घट रही है, तो दैट इज कम अंडर द थर्मो पीरियडिज्म। मीन्स टेम्परेचर के बढ़ाने से या घटाने से, अल्टर करने से क्या इफेक्ट होता है प्लांट पे या एनिमल में, उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मो पीरियडिज्म। अब उसके बाद जो टर्म है वो है वर्नलाइजेशन। उसको जो दिया था लाइसेंको ने, जो साइंटिस्ट हैं रिलेटेड हैं। वर्नलाइजेशन क्या है आपको बता दूं, एक प्रोलॉन्ग चिलिंग डे रिक्वायर्ड होती है किसी प्लांट के, जैसे स्पेशली जो टेम्परेट क्रॉप्स होते हैं उनमें वर्नलाइजेशन की आवश्यकता होती है। एक प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक उसमें चिलिंग रिक्वायरमेंट, काफ़ी लो टेम्परेचर जाने की आवश्यकता होती है फॉर इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग। इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग के लिए आपको काफ़ी लो टेम्परेचर चाहिए। तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, वर्नलाइजेशन बोलते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स है पेंसिलिन, जो उससे रिलेटेड साइंटिस्ट हैं वो अलेक्जेंड्रिन फ्लेमिंग 1929 में, आपको पता होगा ये पेंसिलिन का उन्होंने डेवलपमेंट किया था। उसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है बैसिलस रेडिकोला, जिसको नाउ अब राइजोबियम के नाम से भी जानते हैं।
तो इन्होंने जो डिस्कवर किया था वेजरिंग जो साइंटिस्ट हैं वो इससे रिलेटेड हैं 1890 में। और आपको पता होगा राइजोबियम इज ए सिम्बियोटिक क्या है, बैक्टीरिया है। और कहाँ पाया जाता है ये, जो पल्स होते हैं, जो नोड्यूल्स में होता है ये पल्स, लेग्यूमस जो होते हैं उनके नोड्यूल्स में होते हैं। ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स करता है सॉइल में, और प्लांट को अवेलेबल कराता है। तो ये क्या है, सिम्बियोटिक है, याद रखिएगा। उसके बाद रोथमस्टेड एक्सपेरिमेंट स्टेशन, जो कि आपको बता दूं JB लावेज एंड GH गिलबर्ट 1843 में इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये क्या था, एक तरह लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट था। अब थोड़ी बहुत बात करें हम इसके बारे में, लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? इन मॉनिटरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड proving the changes in soil fertility occurring as a result of long-term agrochemical operation. First of all, that of fertilizer. आप जो एग्रोकेमिकल्स बार बार अपनी फील्ड पे यूज कर रहे हो, तो उसकी मॉनिटरिंग करना, लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर का जो एक ऑब्जेक्टिव था, मॉनिटरिंग करना, उसका अंडरस्टैंड करना कैसे सॉइल बिहेव कर रहा है, एंड प्रूव करना कि दिस चेंजेस, जो ये चेंजेस हुए हैं, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस एग्रोकेमिकल। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट का। तो उसको जो स्टार्ट किया था JB लावेज एंड गिलबर्ट ने। अब उसके बाद जो है टर्म्स है फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, तो बताते हैं यहाँ पर जो साइंटिस्ट दिए हैं डॉक्टर KL चड्ढा, जो कि गोल्डन रिवोल्यूशन जो ये किससे है, आपका फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जो साइंटिस्ट इन्होंने लीड किया था KL चड्ढा सर ने, जिससे काफ़ी हमारे फ्रूट प्रोडक्शन में कंट्री में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी, इंक्रीज हुआ था। उसके बाद जो है फादर ऑफ टिलेज की बात कर रहा है वीट साइंस, कौन है, वो है जेथरो तुल, जो कि काफ़ी फेमस हैं। इनको ही फादर ऑफ टिलेज एंड वीट साइंस भी बोलते हैं। उसके बाद फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक, जो कि ML फ्रॉग हैं, कि जो इन्होंने सॉइल टेस्टिंग टेक्निक को डेवलप किया। उसके बाद फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, वो है आपके SN विनोग्रेडस्की। और फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो है आपका जेवी लिविंग को बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जेस्टर वॉन लिविंग जो है लॉ ऑफ मिनिमम जो हमने अभी डिस्कस किया था, लॉ ऑफ मिनिमम इन्होंने ही दिया था, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि सब जो टर्म थे और साइंटिस्ट रिलेटेड थे जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग कुछ बनाने की कोशिश किया, जो कि हेल्पफुल होगा आप लोगों को। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कुछ इंप्रूवमेंट के लिए क्या फीडबैक्स हो सकते हैं आप जरूर कीजिएगा।